ज्योतिष की दुनिया में आपका स्वागत है। यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आप चाहते हैं कि वीडियो अपलोड होते ही आपको सूचना मिल जाए तो अलार्म बटन को ऑन करें, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलें। नमस्कार, मैं आलोक तिवारी आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग मेरे चैनल के माध्यम से ज्योतिष सीख भी रहे होंगे। ज्योतिष सीखने की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम पुनः आपके सामने एक नया वीडियो लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। तो आइए सबसे पहले हम यह जानते हैं कि आज के वीडियो में चर्चा का विषय क्या है, आज हम किस विषय पर बात करने वाले हैं। प्रस्तुत है आज के वीडियो में चर्चा का विषय, इंदु लग्न क्या है। जी हां, आज हम इसी के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे कि इंदु लग्न क्या है, कुंडली में इंदु लग्न कैसे देखा जाता है, कुंडली में इंदु लग्न कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। इसलिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और इंदु लग्न के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कीजिए। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक सूचना देना चाहते हैं कि हमारा एक चैनल और भी है जिसका नाम है हिंदू तीर्थ स्थल। उस चैनल पर हिंदू, जैन, बौद्ध एवं सिख समुदाय के संपूर्ण तीर्थ स्थलों की जानकारी प्रस्तुत की जा रही है। यदि आप उन तीर्थ स्थलों की जानकारी निरंतर प्राप्त करना चाहते हैं तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। उस चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उपलब्ध है। आइए इस वीडियो को अब प्रारंभ करते हैं। इंदु लग्न महर्षि जैमिनी द्वारा प्रतिपादित ज्योतिषी सूत्र है। समय समय पर अलग अलग ऋषियों ने अपने मत प्रतिपादित किए। इसी कड़ी में इंदु लग्न महर्षि जैमिनी द्वारा प्रतिपादित ज्योतिषीय सूत्र है। वैसे कलयुग में महर्षि पाराशर के सूत्रों को अधिक महत्व दिया जा रहा है। जो भी फलादेश किए जाते हैं उनमें पाराशर ऋषि द्वारा प्रतिपादित सूत्रों को अधिक महत्व दिया जाता है। उन्हीं सूत्रों को आधार मानकर संपूर्ण ज्योतिषी फलादेश किए जा रहे हैं। लेकिन आपको इंदु लग्न के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। जब आप ज्योतिष सीख रहे हैं, कुंडली बनाना सीख रहे हैं, तो आपको यह भी ज्ञात होना चाहिए कि इंदु लग्न क्या है। हम मानते हैं कि कलयुग में महर्षि पाराशर के सूत्रों को अधिक महत्व दिया जा रहा है, लेकिन महर्षि जैमिनी भी कोई कम बड़ी हस्ती नहीं थे। महर्षि पाराशर के ही शिष्य थे। महर्षि जैमिनी महर्षि पाराशर के ही शिष्य थे और इंदु लग्न महर्षि जैमिनी के द्वारा ही प्रतिपादित किया गया था। इसलिए आपको इंदु लग्न के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी होना आवश्यक है। यही विचार हमारे मन में भी आया कि आप सबको इंदु लग्न के बारे में जानकारी होनी चाहिए, इसलिए यह वीडियो आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। इंदु लग्न को धन लग्न भी कहा जाता है। इंदु लग्न धन लग्न इसलिए कहलाता है कि इंदु लग्न धन संपत्ति देखने के लिए ही उपयोगी होता है। चंद्र का एक नाम इंदु भी है। चंद्र का इंदु भी नाम है, इसलिए बृहत पाराशर होरा शास्त्र में इसे चंद्र योग के नाम से वर्णित किया गया है। वैसे कुंडली में चंद्र कुंडली अलग से बनता है। आप जब भी कोई कुंडली देखते होंगे तो लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली और नवमास कुंडली आपको मिल ही जाता है। तो कुंडली में चंद्र कुंडली अलग से बनता है, लेकिन इंदु लग्न में चंद्रमा की प्रधानता होने के कारण ही इसे चंद्र योग कहा जाता है। इंदु लग्न बनाने में चंद्रदेव की बहुत बड़ी भूमिका होती है, चंद्रमा की प्रधानता होती है, इसलिए ही इस योग को चंद्र योग कहा जाता है। परंतु इंदु लग्न को चंद्र लग्न या चंद्र राशि के साथ मिलान नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंदु लग्न एवं चंद्र लग्न दोनों अलग अलग हैं। कैसे अलग अलग हैं अभी आप समझ जाएंगे। आगे बढ़ेंगे तो आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि इंदु लग्न और चंद्र लग्न कैसे अलग अलग हैं। जब दोनों अलग अलग हैं, इसलिए ही इंदु लग्न और चंद्र लग्न या चंद्र राशि को एक साथ कभी मिला करके नहीं देखना चाहिए। दोनों अलग अलग चीजें हैं। इंदु लग्न द्वारा जातक की आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। जातक की आर्थिक स्थिति, उसके पास धन संपत्ति कितना होगा या नहीं होगा तो किस समय होगा, नहीं होगा तो कब नहीं होगा, अगर है तो उसका नाश कब हो जाएगा, अगर है तो उसकी वृद्धि कब हो जाएगी। यह सब चीज़ें इंदु लग्न के माध्यम से निर्धारित की जा सकती हैं। कुल मिलाकर के आप कहें तो इंदु लग्न के द्वारा जातक के संपूर्ण जीवन की आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त
की जा सकती है। इंदु लग्न से जातक की धन संपत्ति, संपन्नता एवं उनके ऐश्वर्य की जानकारी प्राप्त होती है। धन संपत्ति होगी, संपन्नता होगी, तभी ऐश्वर्य बढ़ेगा। सीधी सी बात है, कलयुग चल रहा है। यदि कोई गरीब आदमी कितना भी विद्वान हो, वह ऐश्वर्यशाली नहीं बन सकता, उसकी ख्याति नहीं बढ़ेगी। लेकिन कम ज्ञानी व्यक्ति के पास भी अपार धन संपत्ति है तो वह अमीर आदमी कहलाएगा और उसकी ख्याति धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। तो ऐश्वर्य धन संपत्ति और संपन्नता पर ही निर्भर हो गया है। यह कलयुग चल रहा है, सतयुग नहीं है कि वहाँ ज्ञान के कारण ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता था। कलयुग में धन संपत्ति और संपन्नता के आधार पर ही ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तो इसी धन संपत्ति, संपन्नता एवं ऐश्वर्य की जानकारी इंदु लग्न के माध्यम से प्राप्त होती है। इंदु लग्न की गणना के नियम। जब आप इंदु लग्न का अध्ययन करेंगे तो सबसे पहले आपको इंदु लग्न बनाना होगा। तो इंदु लग्न की गणना कैसे करेंगे, उसका नियम क्या है, कैसे आप निर्धारित करेंगे कि इंदु लग्न कैसे बन रहा है और इंदु लग्न कौन सा है। हमारे नवग्रह मंडल में से भौतिक पिंड वाले 7 ग्रहों की कलाओं की गणना के आधार पर इंदु लग्न का निर्धारण किया जाता है। गौर से समझिएगा, नवग्रह मंडल में 9 ग्रह हैं। इनमें से भौतिक पिंड वाले 7 ग्रहों की कलाओं की गणना की जाएगी, तब इंदु लग्न प्राप्त होगा। यहां पर आप फिर से कंफ्यूज हो रहे होंगे, 9 ग्रह हैं तो भौतिक पिंड वाले 7 ग्रह क्यों बोल रहे हैं। यह इसलिए बोल रहे हैं कि राहु केतु छायावादी ग्रह हैं। शनिवत राहु, कुजवत केतु। शनि के छाया ग्रह राहु और मंगल के छाया ग्रह केतु हैं, इसलिए इनका कोई भौतिक पिंड है ही नहीं। राहु केतु को छोड़कर सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, ये 7 ग्रह भौतिक पिंड वाले ग्रह हैं। 7 भौतिक पिंड वाले ग्रह की कलाओं की गणना करके हम इंदु लग्न प्राप्त कर सकते हैं। इंदु लग्न के निर्धारण में राहु केतु को सम्मिलित नहीं किया गया है, क्योंकि राहु केतु को किसी भी राशि का स्वामित्व प्राप्त नहीं है। यहां पर हम स्पष्ट बता चुके हैं कि भौतिक पिंड वाले 7 ग्रहों की कलाओं की गणना के आधार पर इंदु लग्न का निर्धारण किया जाना है, अर्थात राहु केतु को सम्मिलित नहीं किया गया है। इसका 2 कारण है, एक तो ये छायावादी ग्रह हैं, दूसरा राहु केतु को किसी भी राशि का स्वामित्व प्राप्त नहीं है। लेकिन इंदु लग्न के निर्धारण के बाद उसके फलादेश में राहु केतु की उपस्थिति या दृष्टि से प्राप्त होने वाले परिणाम को सम्मिलित किया गया है। ध्यान रखिएगा, इंदु लग्न के निर्धारण में राहु केतु को सम्मिलित नहीं किया गया है। इन्हीं 7 ग्रहों के माध्यम से इंदु लग्न का निर्धारण होना है। लेकिन जब आप इंदु लग्न का निर्धारण कर लेंगे, उसके बाद इंदु लग्न का फलादेश करते समय आप राहु केतु को नहीं छोड़ सकते। उस समय आपको राहु केतु को ध्यान में रखना होगा और राहु केतु को ध्यान में रखते हुए ही इंदु लग्न का फलादेश भी किया जाना होगा। इसके लिए अर्थात इंदु लग्न की गणना के लिए सबसे पहले हमारे नवग्रह मंडल के भौतिक पिंड वाले 7 ग्रहों की कलाएं कितनी होती हैं उसकी जानकारी प्राप्त करनी होगी। इसकी विस्तृत जानकारी हमारे चैनल पर उपलब्ध है, उसे देख करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और मैं समझता हूं कि यदि आप शुरू से अभी तक हमारे वीडियो देखते आए होंगे तो आपको ग्रहों की कलाओं के बारे में भी जानकारी प्राप्त होगी। लेकिन यदि आपको जानकारी प्राप्त नहीं है तो यहां पर हम सरसरी निगाह में एक बार में सभी ग्रहों की कलाओं को देख लेते हैं। सूर्य की कला 30, चंद्रमा की कला 16, मंगल की कला 6, बुध की कला 8, बृहस्पति की कला 10, शुक्र की कला 12 और शनि की कला 1 है। इसे आप नोट कर लीजिए। इंदु लग्न की गणना के लिए लग्न कुंडली एवं चंद्र कुंडली दोनों की आवश्यकता होती है। यदि आपके पास सिर्फ लग्न कुंडली है तो भी आप
लग्न कुंडली से चंद्र कुंडली देख लेंगे और इंदु लग्न की गणना कर लेंगे। लेकिन यदि आपके पास सिर्फ चंद्र कुंडली है और लग्न कुंडली नहीं है, ऐसी स्थिति में आप इंदु लग्न की गणना नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपके सामने लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों होना आवश्यक है। चूंकि लग्न कुंडली के आधार पर ही चंद्र कुंडली बन जाती है, इसलिए यदि आपके पास लग्न कुंडली है तो चंद्र कुंडली बड़े आराम से बन जाएगा, और जब लग्न कुंडली है और चंद्र कुंडली बन गया तो इंदु लग्न का निर्धारण भी बहुत आराम से हो जाएगा। इंदु लग्न निर्धारण हेतु सबसे पहले लग्न एवं चंद्र कुंडली के नवमेश की कलाओं का योग करना होता है। जब आप इंदु लग्न का निर्धारण करने जा रहे हैं तो सबसे पहले यह देखिए कि लग्न कुंडली के नवमेश कौन हैं, फिर देखिए चंद्र कुंडली के नवमेश कौन हैं। जब लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों के नवमेश आपको प्राप्त हो जाएंगे, आपको यह जानकारी हो जाएगी कि लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली के नवमेश कौन हैं, तो उन दोनों की कलाओं को देखिए, और जब आपको उन दोनों की कलाएं प्राप्त हो जाएं, तब उन दोनों की कलाओं का योग कर दीजिए। यदि लग्न एवं चंद्र कुंडलियों के नवमेश का योगफल 12 अथवा 12 से कम प्राप्त हो तो उसे अलग से लिख लीजिए। देखिए कितना योगफल आता है। यदि 12 आ गया अथवा 12 से कम, कुल मिलाकर के 1 से लेकर के 12 तक कुछ भी आ जाए तो उसे लिख लीजिए। यदि योगफल 12 से अधिक प्राप्त हो तो प्राप्त संख्या को 12 से भाग कर दें। यहां पर आपको बताया गया कि 1 से लेकर के 12 तक कुछ भी प्राप्त हो उसको अलग से लिख लीजिए, लेकिन यदि 12 से अधिक प्राप्त हो रहा है तो उस योगफल को 12 से भाग कर दें। 12 से भाग देने के पश्चात जो शेष फल प्राप्त हो उसे अलग से लिख लीजिए। यहां पर इस लाइन में आपको बताया गया था कि लग्न एवं चंद्र कुंडलियों के नवमेशों का योगफल 12 अथवा 12 से कम प्राप्त हो तो उसे अलग से लिख लीजिए, लेकिन यदि 12 से अधिक प्राप्त हो तो उसे 12 से भाग दे दीजिए, और इस भाग देने के पश्चात जो शेष फल प्राप्त हो उसे अलग से लिखिए। यदि 12 से कम हुआ तो सीधे सीधे उसी को ही लिख लीजिए, लेकिन यदि 12 से अधिक हो गया है तो उसे 12 से भाग देना होगा और जो शेष फल आएगा उसे लिखना होगा इसके स्थान पर। यदि दोनों नवमेशों का योगफल 24 या 36 हो तो शेष फल 0 होगा। कैसे? 12 दूनी 24, 2 बार में पूरा चला गया, 12 तिया 36, 3 बार में पूरा चला गया तो शेष फल 0 बचा। ऐसी स्थिति में उसे 12 मानना होगा, 0 नहीं मानना होगा, 12 मानना होगा। इस तरह से आपको जो भी अंक प्राप्त होगा वही अंक इंदु लग्न के निर्धारण हेतु महत्वपूर्ण होगा। यदि 1 से लेकर के 12 तक है तब तो यहीं तक काम बन गया। यदि 12 से अधिक है तो भाग देना पड़ेगा और शेषफल जो आया उसे लिखना होगा। यदि शेषफल 0 हो गया तो इस 0 को 12 मानना होगा। यह बहुत ध्यान से समझना होगा, क्योंकि जो अंक आप प्राप्त करेंगे वह अंक इंदु लग्न के निर्धारण हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण अंक होने वाला होगा। इस अंक को प्राप्त करने के बाद अब आप चंद्र कुंडली में जाइए और चंद्र कुंडली के लग्न से उतने ही भाव आगे गिनते जाइए जितना लग्न एवं चंद्र कुंडली के नवमेशों का योगफल प्राप्त हुआ है। जहां पर आपकी गिनती समाप्त होती है वहां पर जो राशि बैठी है वही राशि इंदु लग्न कहलाएगी। अब इस बात को हम प्रैक्टिकल करके आपके सामने दिखाते हैं, आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा, बहुत ही आसान भाषा में समझ में आ जाएगा और आप बहुत ही आसानी से इंदु लग्न का निर्धारण कर पाएंगे, इंदु लग्न बना पाएंगे। इंदु लग्न की गणना में हमें क्या क्या आवश्यकता होती है, इन सारी चीज़ों की आवश्यकता होगी। सबसे पहले तो हमें नवग्रह मंडल के भौतिक पिंड वाले 7 ग्रहों की कलाएं चाहिए, ये सभी कलाएं लिखी हुई हैं। फिर हमें लग्न कुंडली, फिर चंद्र कुंडली, ये दोनों की आवश्यकता होगी, क्योंकि इन्हीं दोनों के नवमेशों को जोड़ करके हम इंदु लग्न तक पहुँचेंगे। आइए अब हम इंदु लग्न का निर्धारण करते हैं। तो सबसे पहले एक लग्न कुंडली ले लेते हैं। प्रस्तुत है आपके सामने एक लग्न कुंडली। यह मेष लग्न की कुंडली है और ग्रहों की स्थिति इस तरह से है। अब हम इसके आधार पर चंद्र कुंडली बना लेते हैं। यह चंद्र कुंडली है। अब लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली इन्हीं दोनों के आधार पर इंदु लग्न का निर्धारण किया जाएगा। आइए अब इस प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाते हैं।
इंदु लग्न का निर्धारण करने के लिए सबसे पहले हमें लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली इन दोनों के नवमेशों की जानकारी प्राप्त करनी होगी। लग्न कुंडली में आ गए। लग्न कुंडली के नवमेश यहां पर 9 नंबर अर्थात बृहस्पति। चंद्र कुंडली में आ गए तो चंद्र कुंडली के नवमेश 1 नंबर 1 अर्थात मंगल। अब 9 नंबर बृहस्पति 1 नंबर मंगल, ऐसा क्यों लिख दिए? 9 नंबर धनु राशि। धनु राशि के स्वामी बृहस्पति और बृहस्पति की ही कलाओं को हमें देखना है। ऐसा ही यहां पर 1 नंबर अर्थात मेष राशि। मेष राशि के स्वामी मंगल देव, क्योंकि राशियों की कलाएं तो हैं नहीं, ग्रहों की कलाएं हैं और हम नवमेश देख रहे हैं। नवम भाव के स्वामी ही नवमेश कहलाते हैं। तो नवम भाव में यहां पर धनु है, यहां पर मेष है। तो धनु के स्वामी बृहस्पति और मेष के स्वामी मंगल। अब इनकी कलाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। बृहस्पति की कला, यहां से देखिए बृहस्पति की कला 10, यह 10 लिख लिए। फिर मंगल को खोजिए, यहां पर 6। नवमेश की कलाओं को प्राप्त करने के बाद अगला नियम क्या था? दोनों नवमेशों की कलाओं को जोड़ना था। अब जोड़ लेते हैं। 10 और 6, 0 और 6, 1 और 0, 1, 16 प्राप्त हो गया। लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों के नवमेशों का योगफल प्राप्त होने के बाद का नियम क्या था? यदि 1 से लेकर के 12 तक की संख्या प्राप्त होती है तो उसे ज्यों का त्यों लिख लें। यदि 12 से अधिक संख्या प्राप्त होती है तो 12 से भाग दें। तो यहां पर देखिए 16 की संख्या प्राप्त हो गई। अब क्या करना है? 12 से भाग देना है। 12 से भाग देना है। 12 एकम 12, यहां आया 4, यह हुआ 0। शेष फल क्या प्राप्त हुआ? 4। यही शेष फल हमें प्राप्त करना था। अब हमें शेष फल प्राप्त हो गया। अब इस शेष फल को प्राप्त करने के बाद का नियम क्या था? यह शेष फल या यह अंक प्राप्त होने के बाद सीधे हमें चंद्र कुंडली पर जाना था। और चंद्र कुंडली पर जाके क्या करना था? चंद्र कुंडली के लग्न पर जाना है और जो यह शेष फल, या ऐसा कहें कि लग्न और चंद्र कुंडली के नवमेशों का योग फल जो प्राप्त हुआ, वह जितना भी अंक प्राप्त हो रहा हो उतना ही आगे चंद्र कुंडली के लग्न से उतना ही आगे गिनना है। यहां पर 4 प्राप्त हुआ तो यहां से 4 गिनेंगे, 1, 2, 3 और 4। चौथे नंबर पर क्या लिखा हुआ है? 8। बस यहीं तक कहानी रुक गई और यही इंदु लग्न का लग्न बन गया। जब लग्न मिल गया तो सीधे सीधे लिख दीजिए 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। यही इंदु लग्न बना। जब इंदु लग्न प्राप्त हो गया तो इसमें ग्रहों को भी बैठाना होगा। ग्रहों को बैठाने के लिए ग्रहों की स्थिति बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी। जो ग्रह लग्न कुंडली के जिस राशि में बैठे हैं वो ग्रह उसी राशि में इंदु लग्न में भी बैठेंगे। आइए उसको भी बैठा लेते हैं। इस तरह से हमें इंदु लग्न और इंदु लग्न में ग्रहों की स्थिति प्राप्त हो गई। इंदु लग्न में ग्रहों की स्थिति बिल्कुल भी परिवर्तित नहीं होती है, यह बात भी आपको ध्यान में रखना होगा। जिस राशि में जो ग्रह लग्न कुंडली में बैठे हुए हैं
वे ग्रह उसी राशि के साथ इंदु लग्न में भी बैठेंगे। सिर्फ आपको निर्धारण करना है तो इंदु लग्न कौन सी राशि का लग्न बन रहा है, यह महत्वपूर्ण होता है। इस तरह से आप इंदु लग्न निकालना समझ गए हैं। एक उदाहरण आपके सामने और प्रस्तुत कर रहे हैं, उससे और आसान हो जाएगा। उस उदाहरण के माध्यम से आप और अच्छे से समझ जाएंगे। आइए एक उदाहरण और देखते हैं। इस तरह से दूसरे उदाहरण के लिए भी ये सारी चीजें आपके सामने हैं। 7 भौतिक पिंड वाले ग्रहों की कलाएं, एक लग्न कुंडली और इसी लग्न कुंडली की चंद्र कुंडली। अब इसके बाद का नियम क्या कहता है कि लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली, इन दोनों कुंडलियों के नवमेश ज्ञात करें। लग्न कुंडली के नवम भाव में 12 नंबर लिखा हुआ है। 12 नंबर अर्थात बृहस्पति। चंद्र कुंडली की ओर चलें। चंद्र कुंडली के नवम भाव पर 5 नंबर लिखा हुआ है। 5 सूर्यदेव। 12 बृहस्पति, 5 सूर्य। कैसे? 12 नंबर मीन राशि, मीन राशि के स्वामी बृहस्पति। 5 नंबर सिंह राशि, सिंह राशि के स्वामी सूर्यदेव। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब हम इनकी कलाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। बृहस्पति, बृहस्पति की कला 10, सूर्य, सूर्य की कला 30। अब हमें लग्न कुंडली एवं चंद्र कुंडली दोनों के नवमेशों की कलाएं ज्ञात हो चुकी हैं। अब अगला नियम क्या कहता है? दोनों नवमेशों का योगफल करें। आइए दोनों नवमेशों का योगफल करते हैं। बृहस्पति, इनकी कला 10, सूर्य, इनकी कला 30। अब इनका योगफल क्या बनेगा? 0 और 0 0 हुआ, 1 और 3 4। इस तरह से 40 हो गया। लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों के नवमेशों के कलाओं का योगफल 40 प्राप्त होता है। अब अगला नियम क्या कहता है कि 1 से लेकर के 12 तक प्राप्त हो तो चुपचाप उसको ही लिख लीजिए किनारे में, लेकिन यदि 12 से अधिक हो तो उसे 12 से भाग दीजिए। आइए भाग देते हैं। अब हम 40 को 12 से भाग देंगे। 12। अब क्या हुआ? 12 दूनी 24, 12 तियां 36, 3 यहाँ 36। अब यहाँ पर हम घटाते हैं तो 4 आता है। यहाँ 0 है, 0 से 6 घटेगा नहीं तो एक उधार लिए 10 हुआ, 10 में से 6 गया तो 4 बचा। जब यहाँ से एक उधार चला गया है तो यहाँ 3, 3 में से 3 गया तो 0 बचा। इस तरह से यह 4 शेषफल प्राप्त होता है। अब हमें यहां पर 4 शेषफल प्राप्त हुआ। इसके बाद का नियम क्या है? इसके बाद का नियम यह है कि लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली इन दोनों के नवमेशों के कलाओं का जो योगफल प्राप्त होता है अथवा उस योगफल को 12 से भाग देने के बाद जो शेषफल प्राप्त होता है उसे लेकर सीधे चंद्र कुंडली की ओर चलना है और चंद्र कुंडली के लग्न भाव से उतनी ही संख्या आगे गिननी है जितना यह प्राप्त हुआ है, अथवा उतना ही भाव अथवा उतनी ही राशि आगे गिननी है जितना यह प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर 4 प्राप्त हुआ है। पिछले उदाहरण में भी 4 ही प्राप्त हुआ था, अभी भी 4 ही प्राप्त हुआ है। यहाँ पर जो भी प्राप्त हो जाए उतनी ही संख्या आगे गिननी है। चलिए यहाँ पर 4 प्राप्त हुआ है तो हम 4 गिनते हैं। 1 2 3 और 4। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ तक 4 आया और जहाँ पर 4 आया वहाँ पर 12 लिखा हुआ है और 12 नंबर की राशि ही इंदु लग्न बन गई। जब यहाँ पर 12 लिख दिए तो आगे की ओर बढ़ते जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11।
इस तरह से आपको इंदु लग्न प्राप्त हो गया। अब इंदु लग्न की कुंडली में ग्रहों को भी स्थापित करते हैं। इंदु लग्न की कुंडली में भी ग्रहों की स्थिति वही होगी जो लग्न कुंडली में है, अर्थात जो ग्रह लग्न कुंडली के जिस राशि में बैठे हैं उसी राशि में इंदु लग्न में भी बैठेंगे। आइए एक एक करके बैठाते हैं। सबसे पहले हम लग्न को देखते हैं। 12 नंबर लिखा हुआ है। जब लग्न 12 नंबर लिखा हुआ है तो हम यहाँ पर पहुँच गए। यहाँ देखिए 12 नंबर, 12 खाली है, ये भी खाली रहेगा। फिर हम 1 की ओर बढ़े तो सूर्य और बृहस्पति, तो 1 नंबर पर हम सूर्य और बृहस्पति लिख दिए। आगे बढ़े तो यहाँ पर 2 नंबर पर बुध लिखा हुआ है तो हम बुध लिख दिए। आगे 3 नंबर में शुक्र लिखा हुआ है तो यहाँ पर हम शुक्र लिख दिए। 4 नंबर खाली है, हम भी खाली छोड़ देंगे यहाँ। 5 नंबर पर केतु है तो यहाँ पर केतु लिख दिए। 6 खाली है, 7 खाली है, 8 खाली है, हम भी 6, 7, 8 को खाली छोड़ के आगे बढ़े। 9 में शनि और चंद्र हैं तो 9 नंबर पर यहाँ पर हम शनि और चंद्र लिख दिए। 10 नंबर पे मंगल हैं तो यहाँ पर मंगल लिख दिए। 11 नंबर पर राहु हैं तो यहाँ पर राहु लिख दिए। इस तरह से आपके सामने इंदु लग्न कुंडली बनकर तैयार है। इंदु लग्न की कुंडली भी बन गई, इंदु लग्न में ग्रहों की स्थापना भी हो गई। मैं समझता हूं कि अब आप इंदु लग्न की कुंडली बनाना पूरी तरह से सीख गए होंगे और बहुत ही आसान भाषा में सीखे होंगे। यदि आप इंदु लग्न कुंडली का निर्धारण करना या इंदु लग्न कुंडली बनाना सीख गए होंगे तो आपके लिए एक टेस्ट है। आपके सामने एक जन्मांक चक्र दिया जा रहा है। इसी जन्मांक चक्र से आपको चंद्र कुंडली भी निकालनी है और इसी जन्मांक चक्र के आधार पर आपको इंदु लग्न का निर्धारण करके बताना होगा कि इंदु लग्न में कौन से नंबर का लग्न बन रहा है। यदि आप वाकई में ईमानदारी से ज्योतिष सीख रहे होंगे तो इस प्रश्न का जवाब अवश्य देंगे। यह आपके लिए एक टेस्ट है। मुझे आपके जवाब का, आपके उत्तर का इंतजार रहेगा, क्योंकि आप यदि ज्योतिष सीख रहे हैं और मेरे चैनल के माध्यम से सीख रहे हैं तो मुझे भी अंदर से प्रसन्नता प्राप्त होती है और मेरा भी मनोबल बढ़ता है कि मैं आपके लिए और भी वीडियो तैयार करके आपके सामने प्रस्तुत करता जाऊं। इंदु लग्न की गणना हेतु नवम भाव ही क्यों लिया गया है? जी हाँ, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इंदु लग्न की हम गणना तो करते हैं, लग्न कुंडली में भी, चंद्र कुंडली में भी, दोनों में हम नवमेश ही देखते हैं। तो हम नवम भाव ही क्यों लेते हैं? इसके पीछे कोई ना कोई तो कारण होगा जिससे हम नवम भाव ही लेते हैं। बाकी 11 भाव को हम क्यों छोड़ देते हैं? भाई कोई सा भी भाव ले सकते थे, लेकिन हम नवम में ही क्यों पहुंचते हैं? इसके बारे में भी आपको बहुत अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए। इस बात को अच्छे से समझने के लिए एक कुंडली चक्र लेते हैं। यहाँ पर देखिए 1 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर 12 नंबर लिखा हुआ है। तो आप इसे यह मत समझिएगा कि यह मेष लग्न की कुंडली है। यह काल पुरुष की कुंडली है जिसमें यहाँ से चालू होकर के यहाँ पर समाप्त होता है। यह भी कह सकते हैं कि यह भावों की संख्या है। यहाँ से प्रथम भाव चालू होता है और द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश और द्वादश भाव में जाकर के समाप्त होता है और इसका क्रम कभी भी नहीं बदलता है। इन भावों में राशियों का क्रम तो बदल जाता है लेकिन भावों का क्रम कभी नहीं बदलता है। यहाँ से प्रथम होगा और यहाँ से द्वादश ही होगा। इसे आप राशियों का क्रम मत समझिएगा, यह भावों का क्रम यहाँ पर लिखा हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पर भाव संख्या लिख दिया हूँ जिससे आपको भ्रम की स्थिति उत्पन्न न होने पाए। इंदु लग्न से धन की स्थिति का पता लगाया जाता है। हम इंदु लग्न का अध्ययन क्यों करते हैं? इंदु लग्न क्यों बनाते हैं? इंदु लग्न से आर्थिक स्थिति का पता चलता है, धन की स्थिति का पता चलता है। हम कितने संपन्न होंगे, कितने गरीब होंगे, कितने निर्धन होंगे, इस स्थिति की भी जानकारी इंदु लग्न से ही प्राप्त होती है। कुंडली का एकादश भाव लाभ भाव या धनागमन का भाव होता है। कुंडली का एकादश भाव लाभ भाव होता है, धन के आगमन का भाव होता है।
हमारे पास कितनी धन संपत्ति आएगी, इसका भाव होता है। इसी का अध्ययन करके हम यह जानकारी प्राप्त करते हैं कि हमारे पास धन कितना आएगा, क्योंकि यह लाभ का भाव है। लाभ, धन आ रहा है वही तो लाभ है। धनागमन या लाभ का भाव होता है। भवाद भावम के अनुसार एकादश भाव से एकादश भाव नवम भाव होता है। भवाद भावम के बारे में विस्तृत जानकारी और बहुत ही अच्छी तरह से विश्लेषित किया हुआ वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है। आप उसे देख करके भवाद भावम के बारे में विस्तार पूर्वक समझ सकते हैं। भवाद भावम के अनुसार एकादश भाव से एकादश भाव नवम भाव होता है। एकादश भाव से एकादश भाव, एकादश भाव से एकादश भाव, एकादश यहाँ पर और यहाँ से एकादश अर्थात 11 गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। एकादश भाव से एकादश भाव नवम भाव होता है। इसलिए इंदु लग्न निकालने के लिए लग्न एवं चंद्र दोनों कुंडली से नवम भाव को ही लिया जाता है। लाभ भाव और इसका भवाद भावम, यही कारण है कि लाभ का लाभ, किसी भी चीज का सूक्ष्म अध्ययन करने के लिए उसके भवाद भावम तक पहुंचना होता है। यह भी आप समझिए कि इंदु लग्न जो आप देखते हैं यह सूक्ष्म गणना है, सूक्ष्म अध्ययन है। क्योंकि जब धन आगमन होगा तभी धन की वृद्धि होगी। धन की वृद्धि कैसे होगी, सीधी सी बात है, सीधा सा समझ में आ जाएगा। जब धन का आगमन होगा तभी तो धन की वृद्धि होगी। जब धन का आगमन ही आपके पास नहीं होगा तो धन की वृद्धि कैसे होगी। आप एक बाल्टी रखे हैं, यदि उसमें आप पानी नहीं डालेंगे तो वह बाल्टी कैसे भरेगा। तो पानी उसमें भरने का माध्यम भी तो होना चाहिए। पानी कहां से आएगा, हैंडपंप से, कुआं से, कहीं ना कहीं से आप पानी लाएंगे। जब पानी आपको प्राप्त होगा तब तो उस बाल्टी में आप भरेंगे। आपके पास पानी आएगा तब तो उस बाल्टी में आप भरेंगे। जब बाल्टी में पानी भरेगा तब तो जल में वृद्धि होगी, पानी की वृद्धि होगी। वही काम यहां पर भी हो रहा है कि जब धनागमन होगा, धन आएगा, तभी तो धन में वृद्धि होगी। नवम भाव कुंडली के लिए त्रिकोण का भाव है। त्रिकोण का भाव कौन कौन सा होता है, पहला, पांचवा और नौवां। तो नवम भाव कुंडली के लिए त्रिकोण का भाव है तथा भवाद भावम के अनुसार धन आगमन की दृष्टि से अत्यंत शुभ भाव है। क्योंकि एकादश का एकादश है तो भवाद भावम के अनुसार पर एकादश का एकादश अत्यंत शुभ है। किस दृष्टिकोण से, धनागमन की दृष्टिकोण से। जब नवम भाव त्रिकोण का भी भाव हो गया और भवाद भावम के अनुसार पर धनागमन की दृष्टिकोण से भी अत्यंत शुभ भाव हो गया, तो सीधी सी बात है कि यही कारण है कि इंदु लग्न के निर्धारण में लग्न कुंडली हो चाहे चंद्र कुंडली हो, दोनों कुंडलियों के नवम भाव को ही लिया जाता है। और नवम भाव में जो राशि बैठी हुई होती है उसी राशि के स्वामी की कलाओं की गणना करते हुए इंदु लग्न का निर्धारण किया जाता है। चूंकि यह वीडियो अत्यंत लंबा होता जा रहा है, इसलिए इस वीडियो को हम यहीं तक विश्राम देते हैं। अगले वीडियो पर हम इंदु लग्न से कैसे फलादेश करें इसके बारे में विस्तृत चर्चा लेकर के प्रस्तुत होंगे। अंत में अपने चैनल के पुराने दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हुए नए दर्शकों से अनुरोध करता हूं कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि हमारे चैनल पर जब भी कोई भी ज्ञानवर्धक जानकारी अपलोड कराई जाए तो सबसे पहले सूचना आपको ही प्राप्त हो। साथ ही साथ आपसे एक अनुरोध और भी है कि सभी ज्योतिष प्रेमियों तक इस वीडियो को अवश्य पहुंचाइए, जिससे कि वे भी इंदु लग्न के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। जो जानते हैं उनका रिवीजन हो जाएगा, जो नहीं जानते हैं उनका अध्ययन हो जाएगा। इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। अब मुझे आगे दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो पर इंदु लग्न के फलादेश के बारे में संपूर्ण चर्चा लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बम बम भोलेनाथ की जय। जय गुरुदेव।